वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आपको आज से मध्यकालीन भारत के इतिहास का सल्तनत काल के एक चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है बलबन के राजत्व का सिद्धांत। इसे अंग्रेजी में बलबन्स पॉलिसी ऑफ किंगशिप कहते हैं। बलबन्स पॉलिसी ऑफ किंगशिप। हमने देखा था कि इल्तुतमिश के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। राज्य में एक ऐसा दौर आया जिसमें परिस्थितियां कठिन हो गई थी। 30 वर्षों के इल्तुतमिश के शासनकाल के उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हो गए। यानी कि इल्तुतमिश काल के पश्चात, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए। राज दरबार में षड्यंत्रों का बोलबाला हो गया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तुर्कान के द्वारा एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजा बना, उसे हटाकर रजिया बने। रजिया के बाद कोई भी ऐसा शासक न बन सका जो राज्य को सुदृढ़ता प्रदान कर सके। अतः सुल्तान के पद की गरिमा भी गिरती चली गई। परिणाम यह हुआ कि सामंत उद्दंड और अनुशासीन होने लगे। कानून व्यवस्था गंभीर हो गई। प्रशासन चरमराने लगा। विद्रोहों और उपद्रवों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। राजधानी में लुटेरे बार बार आक्रमण कर लूटपाट मचाने लगे। इनमें सबसे प्रमुख थे मेवाती। उधर पंजाब में मंगोलों का आक्रमण भी जारी रहा और पश्चिमी सीमा सुरक्षित हो जाने से मंगोलों ने पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में ले लिया। अब ऐसी परिस्थिति में एक शक्तिशाली सुल्तान ही इन तमाम समस्याओं से निजात दिला सकता था। नसरुद्दीन जो उसका सबसे योग्य पुत्र था इल्तुतमिश का, वह उसके जीवन काल में ही मर गया था। तो जो योग्य और सबसे बड़ा पुत्र था, जो उत्तराधिकारी मतलब वो मर चुका था और जो भी बन रहे थे वो किसी न किसी षड्यंत्र के अंतर्गत बन रहे थे। अंत में रुकनुद्दीन का पुत्र नसरुद्दीन गद्दी पर बैठा। यह भी कोई बहुत सशक्त शासक नहीं हो सका। हालांकि शासन तो उतने लंबा किया, 20 वर्ष हुआ तक उसका प्रशासन और को हमें देखने को मिला दिल्ली सल्तनत के एक शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में। लेकिन उसके बाद जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसने तमाम समस्या जो अभी मैंने डिस्कस किया उसको नियंत्रण में लाने का उसने बीड़ा उठाया और राज्य को मजबूत बनाने, सुल्तान के पद की एवं गरिमा को प्रतिष्ठित करने का उसने संकल्प लिया। तो उसने कुछ नए सिद्धांत लागू किए
लेकिन उसका जो मेन सिद्धांत था वह था राजत्व का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं अर्धद्वैधी स्वरूप। तो उसके सिद्धांत का जो प्रमुख सिद्धांत था राजा का अर्धदैवीय स्वरूप, यानी कि सेमी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। यह सिद्धांत उसने ईरान से कॉपी किया, ईरान से उधार लिया। इस सिद्धांत में यह था कि ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान शासन करता है। इसे नियाबते खुदाई कहा गया है। यानी कि सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। दूसरा उसने यह भी कहा जिल अल्लाह, यानी सुल्तान ईश्वर का छाया है। किंग इज द शैडो ऑफ द गॉड। तो ये जो सिद्धांत इस चीज को उसने दिखाता है कि ईश्वर का प्रतिनिधि ईश्वर का छाया है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा सुल्तान के माध्यम से जनता तक पहुंच रही है। यानी कि सुल्तान की आज्ञा का अवहेलना करना ईश्वर की आज्ञा का अवहेलना के समान था। और यह अवज्ञा अगर कोई करता है तो सिर्फ ऑर्डर का अवज्ञा नहीं करता है, बल्कि वह एक पाप करता है। धार्मिक रूप से वह पाप है, क्योंकि ही चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द गॉड, क्योंकि ईश्वर का ये प्रतिनिधि है, यानी कि ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करता है। इसने इसको धर्म से जोड़ दिया और धार्मिक भावना सुल्तान के पद को काफी ऊपर उठा दिया। इसके उसकी पद को राजनीति और धार्मिक दोनों में एक में समाहित कर दिया। दूसरा उसने निरंकुशवाद, यानी कि वह थ्योरी लागू किया जिसे हम बोलते हैं डिस्पोटिज्म, यानी कि निरंकुशता। निरंकुशता का अर्थ होता है जिसके ऊपर किसी का अंकुश न हो। अमूमन रूप से यह होता है कि सुल्तान पर उनके सामंतों का दबाव होता है, उलेमा का दबाव होता है। लेकिन जब उसने यह कह दिया कि राजा ही, सुल्तान ही ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उलेमाओं का यानी धार्मिक गुरुओं का इसके ऊपर कोई दबाव नहीं रह गया। फिर वह निरंकुशता का जब उसने जामा पहना तो इसके ऊपर सामंतों का भी कोई दबाव नहीं रहा। यानी कि जब धार्मिक और प्रशासनिक, चूंकि उलेमा धर्म से समाज को जोड़े रखते थे और धर्म से समाज को प्रभावित करते थे, तो धार्मिक रूप से भी इस पर अब कोई अंकुश नहीं रहा। और जितने सामंत थे उनका प्रशासन पर अपना वर्चस्व था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अब इस पर अंकुश नहीं हुआ। यानी कि वो चहलगानी दल के सदस्य जो सामंत थे या जो प्रांतपति या गवर्नर के रूप में थे, उन सब का इसके ऊपर अब कोई दबाव नहीं रहा। यह एक निरंकुश रहा और अपनी इच्छा को ही यह कानून बनाया। यानी कि निरंकुशता में फिर से हम देखते हैं कि क्योंकि इसका अर्धदैवी स्वरूप भी जुड़ा हुआ था और पद एवं शक्ति गरिमा जो था इस निरंकुशता से और भी बढ़ गया।
इससे राजत्व की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लेकिन इस निरंकुशता उसका क्रूरता से जुड़ा हुआ नहीं था, जनता को सताने से जुड़ा हुआ नहीं था। इसकी निरंकुशता जनता के लिए लाभकारी थी। उसने जनता को आश्वासन दिया कि वह एक अच्छा प्रशासन देगा और उसका प्रयास किया। उसने जनता को आश्वासन दिया कि वह निष्पक्ष न्याय देगा और उसके लिए वह प्रतिबद्ध भी था। उसने एक सामान्य से अधिकारी के प्रताड़ित किए जाने पर उसके मालिक जो कि प्रांतपति था, इख्तेदार था, उसको उसने कोड़े से अवध का जो इख्तेदार था, उसका अवध का जो गवर्नर था, उसने कोड़े से उसको बीच शहर में पिटवाया। तो दंड के रूप में, चूंकि उसने अपने सबॉर्डिनेट को उसने दंडित किया था अकारण, गलत ढंग से, इससे वह जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हो गया। और अब ये जनता समझने लगी कि सुल्तान ही सब कुछ है। ये जो इख्तिदार या प्रांतपति बने थे, जो बहुत बड़े होते थे, अब वो भी सामान्य आदमी हैं। लेकिन एक विडंबना यह है उसके राजत्व में कि एक तरफ तो जनता से घनिष्ठ संबंध की बात करता है, उनको स्पष्ट और निष्पक्ष न्याय दिलाने की बात करता है, जन कल्याण की बात करता है, तो दूसरी तरफ वह जनता से यानी प्रजा से पूरा दूरी बनाए रखता है। वजह कि जनता के अगर नजदीक आएगा तो उसका महत्व घट जाएगा, और जब महत्व घट जाएगा तो उसका पद उतना ऊंचा नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो सामान्य आदमी के संपर्क में आ जाएगा। तो सामान्य आदमी के लिए वह दुर्लभ हो जाए, सामान्य आदमी उससे सामान्य तरीके से मिल न पाए, यह उसका एक अपना राजत्व के सिद्धांत के सामने। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कुलीनवाद का समर्थक। बलबन कुलीनवाद का बहुत बड़ा समर्थक था। वह सामंतों, मंत्रियों एवं अधिकारियों में कोई भी ऐसा चुनाव नहीं करता था जो उच्च कुल की न हो, जो उच्च कुल के टर्किश ओरिजिन की न हो, और सामान्य लोगों को अपने सामंतों, अधिकारियों और मंत्रियों में नहीं लेता। यानी कि उसके सभी सामंत उच्च कुल के थे। बलबन की पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। दूसरी पॉलिसी थी रक्त एवं कुल की शुद्धता। रक्त जिसके रगों में उच्च कुल के, या क्षमा कीजिए, जिसकी धमनियों में उच्च कुल के रक्त नहीं दौड़ते थे, उनको वो अपने नजदीक नहीं लाता था। बलबन का मानना था कि वह उच्च कुल के लोगों के द्वारा ही सुचारू रूप से शासन चला सकता है। हालांकि बलबन एक स्वयं गुलाम था, लेकिन उसने अपना ऐसा प्रचार किया जैसे वह अफरासियाब का वंशज हो। अफरासियाब एक तुर्की शासकों में सबसे ज्यादा सम्मानित थे, तो उसके वंशज के रूप में अपने आप मानता था, और अपने आने वाली पीढ़ी को वह ईरानी और तुरानी शासकों के नाम पर उनका नामकरण किया। तो इस प्रकार वह अपने आप को एक कुलीनवाद घोषित कर दिया, प्रजा से दूरी बना दिया, और इस तरह वह जनता से थोड़ा ऊपर उठ गया, और सामान्य लोगों को यह लगने लगा कि राजा बहुत बड़ी चीज है। उसने राज दरबार में अपने राजत्व के सिद्धांत में शामिल करते हुए राज दरबार का पुनर्गठन यह भी उसकी शक्ति और गौरव को वृद्धि करने के लिए और बढ़ोतरी करने के लिए था। इस दरबार में पुनर्गठन के लिए उसने
दो सिद्धांत लागू किए, एक तो सिजदा और दूसरा पैगोस। सिजदा होते हैं घुटने के बल पर झुक करके अभिवादन करना, और पैगोस कदम गोशी करना, पूरे दंडवत होकर के या पूरे जमीन पर टेक करके सुल्तान के पद को या सुल्तान के अंगूठे को चूमना। उसने नॉर्वेज के सिद्धांत लागू किया, यानी कि त्योहार के रूप में राजा को दर्शन जो देता था राजा, उसको अद्भुत तरीके से उसने प्रस्तुत किया ताकि राजा बहुत परेशान। उसने राज दरबार में सभी सामंतों को कहा, मंत्रियों को कहा कि एक निर्धारित पोशाक में आएंगे। वो राज दरबार में खड़े ही रहेंगे, जब तक कहा न जाए वो बैठ नहीं सकते। उन्हें बोलने की भी इजाजत नहीं थी, जब तक कि कहा न जाए वो बोल नहीं सकते थे, पूछा न जाए जवाब नहीं दे सकते थे। राज दरबार में हंसी मजाक बंद कर दिया। कोई भी नशे की हालात में दरबार में नहीं आ सकता। बलबंत स्वयं गंभीर मुद्रा में रहता था। ये तमाम प्रतिबंध जो अभी बताया कि नशे की हालत में नहीं आना, पोशाक में ही आना है, बिना कहे बैठना नहीं है, ये सब तो लागू किया ही, और अपने आप पर भी उन तमाम चीज़ों को लागू किया जो उसके लिए मुनासिब थी, उसको दिखलाने के लिए। गंभीर मुद्रा में रहना, और वह बलबन पूरे ठाट बाट के साथ, राजसी ठाट बाट के साथ रहता था दरबार में। उसके चारों ओर शक्तिशाली हिष्ट पुष्ट तलवार चलाने में निपुण अंगरक्षक नंगी तलवार लिए हुए इर्द गिर्द खड़े रहते थे। तो इस प्रकार उसने सुल्तान के पद और गौरव को काफी ऊपर उठाया। फिर एक केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की। इस केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि अब उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न कर सके, उसको दूसरा सामंतों की सेना पर उसे निर्भर नहीं रहना पड़े, तीसरा कहीं कोई विद्रोह न हो जाए, यहां तक कि विरोध की भी बू न आ सके, और केंद्रीय सैन्य विभाग यानी कि दीवाने अर्ज इल्तुतमिश के काल में अंगरक्षकों की तो सेना थी, लेकिन केंद्रीय सेना नहीं थी, उसे सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो इस प्रकार उसने दीवाने अर्ज की स्थापना की, केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, और पूर्ण स्वावलंबी रहा अपनी सेना के। अगर कोई विद्रोह हो तो ये सेना दबाने में बिल्कुल समर्थ है। उसने एक और काम किया, और वह क्या कि अगर किसी प्रकार का उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना हो, या षड्यंत्र हो रहा हो, या प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा हो, उसके लिए उसने एक नए विभाग की स्थापना की, और वह था गुप्तचर विभाग। और इसमें जो इंटेलिजेंट ऑफिसर्स थे, कुशाग्र बुद्धि के जो व्यक्ति थे, उनको शामिल किया, और उन्हें बरीद कहा, यानी गुप्तचर विभाग का जो सुपरिटेंडेंट होते थे उनको बरीद कहा, और ये पूरी सूचना सुल्तान को देते थे। तो इस प्रकार शक्तिशाली शासक की कल्पना इल्तुतमिश के द्वारा ही सृजन की गई थी, क्रिएट की गई थी। निरंकुश राजतंत्र का जन्मदाता अगर कोई था भारत में तो वह था बलबन, और इसके काल में पूर्ण सफल रहा। यही वजह है कि कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी आया तो इसने भी इन पॉलिसियों को फॉलो किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं बलबन के राजत्व का सिद्धांत दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान किया,
कठिन परिस्थितियों से उबारा और राज्य के पद एवं प्रतिष्ठा में काफी आज इतना है।